शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इलाबेन भट्ट से संबंधित, जिनको हम जानते हैं इला रमेश भट्ट के नाम से भी। तो एक सोशल वर्कर हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता। समाज के लिए इन्होंने कार्य किया है, इसीलिए ये फेमस है। इन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था। फिर 1972 में 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन नाम का महिला व्यापार संघ की स्थापना करी थी। आज तक आप देखोगे तो 12 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं इसका सदस्य बन चुकी हैं। जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1933, अहमदाबाद है जगह। मृत्यु हुई थी 2 नवंबर 2022 को और राष्ट्रीयता है भारतीय। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। शिक्षा की बात करें तो एल.ए. शाह कॉलेज से इन्होंने किया था। तो हाल ही में ये न्यूज़ में रही थी, सेवा संस्था की संस्थापक इलाबेन भट्ट का 89 साल की आयु में निधन हो गया है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था। इलाबेन को 1977 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार, 1986 में मिला था राइट लाइवलीहुड अवार्ड और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे उल्लेखनीय काम भी किए थे। इन्होंने जो इंस्टीट्यूट बनाया था वो 1972 में बनाया था। इलाबेन भट्ट का जन्म हुआ था 7 सितंबर 1933 को और वे सहकारी आंदोलन की लीडर, सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1972 में स्वश्री महिला सेवक संघ, मतलब शॉर्टकट में कहें तो सेवा नामक एक संगठन की स्थापना करी थी और इसमें 1972 से 96 तक इसके महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित कई सारे जो मूवमेंट थे, इनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इलाबेन भट्ट की साल 1956 में रमेश भट्ट से शादी हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, अमीमई और मिहिर। ये अभी फिलहाल अहमदाबाद में रहते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और भी जानकारी हम देखेंगे कि इनको कौन कौन से सम्मान और मिले हुए हैं। तो जून 2001 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा टेमेन को मानविकी के डायरेक्टरेट से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2012 में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय द्वारा तेज उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी लिबर डी ब्रुक्सेल्स, बेल्जियम ने भी उनको डायरेक्टरेट की उपाधि दी थी। उन्होंने येल और नेटाल विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त करी थी। 1985 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 86 में पद्म भूषण दिया गया। 1977 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड और 1984 में दिया गया था राइट लाइवलीहुड अवार्ड। भारत में गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2010 में निवा शांति पुरस्कार भी इनको प्रोवाइड किया गया था। फिर नवंबर 2010 में उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा जीवन स्तर में सुधार लाने और 1 मिलियन से अधिक गरीब भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ग्लोबल फेयरनेस अवार्ड भी दिया गया था। 5वें नंबर में दिया गया है समाज में महिलाओं के उत्थान के कामों के लिए 27 मई 2011 को रेड क्लिफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो रेड क्लिफ मेडल भी इनको प्रोवाइड किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वतंत्रता दिलाने, उनके लिए आजीवन योगदान देने के लिए इनको 2011 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मान दिया गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डीआरडीओ से संबंधित ये न्यूज़ आई है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर के फेज 2 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ के द्वारा जगह का नाम है उड़ीसा का तट। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। इसके वीडियो को हम देखेंगे और भी जानेंगे डीआरडीओ के बारे में। वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को कि किस प्रकार से टेस्टिंग की गई है डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा से।
तो इस प्रकार से हमने देखा है कि कैसे करके मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO कहते हैं, इसने कंडक्ट कराया था एक सक्सेसफुल मैडेन फ्लाइट टेस्ट। मैडेन फ्लाइट टेस्ट इसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ये जो है सेकंड नंबर का फेज था। कौन सी मिसाइल थी? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, शॉर्टकट में कहें तो BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल विथ लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, ऑफ द कोस्ट उड़ीसा ऑन नवंबर 2, 2022। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका परीक्षण किया गया था। कहाँ से बात कर रहे हैं हम? उड़ीसा से। तो ये जो मिसाइल यहाँ से दागी गई है, बताया जा रहा है ये काफ़ी लंबी रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है, डिजाइंड फॉर बोथ लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है लंबे रेंज पर, यदि हम बैलिस्टिक मिसाइल चलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ में एयरक्राफ्ट में भी ये काम में आने वाली है। इट इज़ प्रोपेल्ड बाय ए 2 स्टेज सॉलिड मोटर। इसके ईंधन की हम बात करें, प्रोपल्सन की बात करें, तो 2 स्टेज सॉलिड मोटर के द्वारा इसको इक्विप्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड की गई है। एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम इसमें लगाया गया है, दिशा के लिए नेविगेशन सिस्टम है, एंड गाइडेंस एल्गोरिथम भी लगाया गया है, ताकि किसी भी व्हीकल को, किसी भी टारगेट को यदि हम प्रिसीजियसली टारगेट करना चाहते हैं तो वो काम बेहतरीन तरीके से हो। जब इसकी फ़्लाइट टेस्ट की गई थी, जितने भी सब सिस्टम थे उन्होंने परफॉर्मेंस किया है एज़ पर एक्सपेक्टेशन। जैसा हमने सोचा था उसी प्रकार से हमें इन्होंने परीक्षण दिया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्नाटक से। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखेंगे और इसके बाद सीधे हम न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और इसकी राज्य की भाषा है कन्नड़। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे श्री के चेंगला राय रेड्डी और पहले राज्यपाल थे जयचम राजा वोडेयार बहादुर। राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है और फूल की बात करें तो कमल है। यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी। यक्षगान कई बार जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा है, इसके अलावा भी अदर जो एग्ज़ाम होते रहते हैं उसमें ये सब पूछते रहता है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि कर्नाटक से होकर के गुजरती हैं? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी। इसके अलावा हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में 28 सीट है और राज्यसभा में 12 सीटें। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कर्नाटक पर नंद, मौर्य और सातवाहन राजाओं ने राज किया था। इनके बाद बनवासी के कदंब और गंग आए थे। गोमतेश्वर, जिसको हम श्रवण बेलगोला की जो विशाल मूर्ति है, ये प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा से कावेरी तक राज करा इतने एरिया में, और चालुक्यों ने कई सारे मंदिर भी बनवाए थे। टीपू सुल्तान फेमस है कर्नाटक के। पेशवा फेमस है। टीपू सुल्तान 1799 और पेशवा 1818। इनकी पराजय के बाद कर्नाटक सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। आज़ादी के बाद 1953 में मैसूर एक राज्य बना। कन्नड़ बोलने वाले यहाँ लोग अधिक रहते थे। कई सारे क्षेत्रों को फिर मिला करके एक कर दिया गया था। फिर 1973 में हमने इसको नाम दिए कर्नाटक। कर्नाटक जो है दक्षिण पठार के पश्चिमी किनारे पर आता है। इसके पूरब में आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश पड़ता है, साउथ में जाओगे तो तमिलनाडु, पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा पड़ते हैं। लोक नृत्य हम देख चुके हैं। देखिए, गलनाड और जो तटीय क्षेत्र है इधर पर यक्षगान, वीरागेश, कमसेल, कोलार, डोलू कुनितिया यहाँ की प्रचलित नृत्य शैली है। यहाँ का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम।
यहाँ कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं, जैसे कि बानेर घाटा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। जनजातियों की बात करें तो चेंचू, भील, गोंड, मलेरू और बेड़ा। चेंचू, मलेरू और बेड़ा यहाँ पर नई नई हमें जानने के लिए जानकारी के हिसाब से जनजातियाँ पता चली हैं यहाँ पर। संस्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बच्चों में पढ़ाई के प्रति और भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि उनके अंदर पढ़ाई की भावनाएं पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई में मन लगाएं। इसके लिए कर्नाटक की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पहल की गई है। कर्नाटक ने इंट्रोड्यूस किया है 10 मिनट का ध्यान स्कूल और पीयू कॉलेज में। कर्नाटक के मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री हैं एंड लिटरेसी BC नागेश, इन्होंने इशू किया है एक सर्कुलर, दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें दिशा निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को इन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि कम से भी कम अनिवार्य 10 मिनट का ध्यान होना चाहिए। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन, सभी स्टूडेंटों के लिए एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज अक्रॉस द स्टेट। तो इन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है ये पूरे स्टेट भर के लिए जारी किया है। उनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्टूडेंट को हम ये बताएं कि मेडिटेशन आखिर ज़रूरी क्यों है। स्टूडेंट को मेडिटेट करना चाहिए डेली टू रिड्यूस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। पढ़ाई को लेकर के कितना तनाव रहता है और उस तनाव को यदि कम करना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन और हमारा जो हेल्थ है बढ़िया रहता है। नागेश का कहना है इस सर्कुलर में ऐसा, जिसको इशू किया गया था अक्टूबर 30 नवंबर का, उन्होंने कहा था कि मेडिटेशन जो है ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिसाइज किया जा रहा है कुछ स्कूल में एंड देयर वर सजेशन टू इंस्टीट्यूट इट इनटू स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट। और कुछ सजेशन हमें ऐसे आए थे कि कुछ स्कूल में हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, सभी स्कूलों में इसको अनिवार्य कर देते हैं। लेकिन इस सर्कुलर को लेकर के कुछ दुविधाएं भी हैं, जैसे कि इस प्रकार का जो सर्कुलर जारी किया गया है ये कितना सही है, इसको लेकर के आलोचना करी जाती है। तो एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर VP निरंजन आर्ध्य, उन्होंने कहा है ये इस प्रकार का जो डिसीजन लिया गया है वो आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब मनमाना डिसीजन लिया गया है, क्योंकि एज पर सेक्शन 29(1) राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कानून एक्ट, केवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये ही केवल प्रिस्क्राइब्स कर सकता है स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, इसको जारी करने का काम कौन करता है? सेक्शन 29(1) कंपलसरी एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ही ये चीज़ जारी कर सकता है। Mr. Nagesh had earlier said that Bhagavad Gita would be introduced in schools as a part of moral education drive starting December। दिसंबर के महीने में भागवत गीता का पाठ भी जो है बच्चों की किताबों में शामिल किया जाएगा, उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि वो जो है मोरल एजुकेशन भी सीख सकें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राइनोज से संबंधित। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट हम देखेंगे राइनोज के बारे में। देखिए 5 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं राइनोज की। वाइट एंड ब्लैक राइनोज अफ्रीका में पाए जाते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न जावान एंड सुमात्रा राइनोज स्पीसीज इन एशिया। ठीक है, ब्लैक और एक हो गया वाइट, कहाँ पर? अफ्रीका में पाए जाते हैं। दूसरा है ग्रेटर वन हॉर्न वाला राइनोस, एक है जामा वाला और सुमात्रा वाला राइनोस एशिया में पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस की हम बात करें
तो ब्लैक राइनो जो होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। ये स्मॉलर ऑफ 2 अफ्रीकन स्पीसीज की श्रेणी में हम देखेंगे तो ये छोटे राइनोस के अंतर्गत आते हैं। एक होता है वाइट राइनोस, तो ये जो है नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में रखे गए हैं। रिसर्चर हैव क्रिएटेड एन एम्ब्रियो ऑफ द नॉर्दर्न वाइट राइनो बाय यूजिंग विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो वैज्ञानिक लोग चाहते हैं कि इनकी जन्म दर को कैसे करके बढ़ाया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, वैज्ञानिक की तरफ से जो है IVF प्रोसेस के द्वारा एक भ्रूण तैयार किया गया था। किसका? वाइट राइनोस का। और जो होते हैं एक सींग वाले गैंडे, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। जावा की कैटेगरी में जिन राइनोस को हमने रखे हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, और जो सुमात्रन राइनोस हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इट हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट इन मलेशिया में ये कैसे हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। बताया जा रहा है एक सींग वाले जो राइनोस हैं, गैंडे हैं, एक वन हॉर्न राइनोस, ये पाए जाते हैं केवल इंडिया में। आल्सो नोन एज इंडियन राइनोस, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पीसीज। जितने भी गैंडे हैं उन गैंडों में सबसे बड़ा साइज इंडिया में ही पाया जाता है, इंडियन वाला। इसको आइडेंटिफाई किया गया है बाय ए सिंगल ब्लैक हॉर्न। इनकी एक सिंगल काली सींग होती है और ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड्स। इसके अलावा बताया जा रहा है इनकी जो स्किन्स रहती है, हमने देखे हैं कि किस प्रकार से एक के ऊपर एक लेयर जैसी हमको दिखाई देती है, छिपा लेते हैं वो उसको, ठीक है। दे प्रिमलरली ग्रेज, नॉर्मली यदि देखा जाए तो ये हरी घास चरते हैं। विथ ए डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ द ग्रासेस एज वेल एज लीव्स, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स, ट्रीज, फ्रूट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं? जलीय पौधे। जैसे कि झील के किनारे जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उनको खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो इनके बारे में ये सब बताया जाता है। हैबिटेट की यदि हम बात करें तो ये जो स्पीसीज़ है रिस्ट्रिक्ट हो गई है, सीमित हो गई है स्मॉल हैबिटाट्स। कहाँ पर? इंडो नेपाल तराई रीजन में, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में और असम में। इतने ही एरिया में ये पाए जाते हैं, बाकी के एरिया में नहीं पाए जाते। इंडिया की हम बात करें, राइनोस मेनली पाए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। असम का एस्टिमेशन लगाया गया है 2640 राइनोस हैं। 4 प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। और 2400 उनमें से जो 2400 गैंडे हैं कहाँ पर हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में एंड टाइगर रिजर्व। मतलब आप ये कह सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा गैंडे हमको देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN वल्नरेबल की कैटेगरीज में है। CITES ने कहाँ डाला इनको? अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला, मतलब थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन एंड सिटीज़ कहता है, सिटीज़ क्या कहता है? मना करता है। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करता है, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस of these species except when the purpose of the import is not commercial, for instance for scientific research। इनका जो व्यापार है, क्रय विक्रय है, इसको मना किया गया है। ये तभी आप करिए जब आप इनकी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, देख रेख करना चाहते हैं, मेडिकल पर्पस है, ये सारे रीजन से यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल भी इनका ट्रेड नहीं होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल्ड फर्स्ट के अंतर्गत डाला गया है। कौन कौन से खतरे हैं इनको लेकर के? तो सींग के लिए इनका शिकार किया जाता है। दूसरे नंबर की बात है, इनका जो प्राकृतिक आवास है वो सिकुड़ता जा रहा है। इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होते जा रही है, और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी कम हो रही है। राइनोस को लेकर के जो न्यूज़ आई है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर एनालाइज किया गया है, राइनो की जो सींग होती है, गैंडे की जो सींग होती है, उसका संबंध किसके साथ में? मानवीय दृष्टिकोण के साथ में, कि कैसे करके लोग शिकार करते गए तो धीरे धीरे करके राइनोस की जो सींग है, उसकी जो लेंथ है, उसमें हमें घटत देखने को मिली, मतलब कि उसमें डिक्रीज हमको देखने को मिला था।
तो हाल के एक अध्ययन के अनुसार गैंडे की जो सींग है, सींग के कारण ही गैंडे का शिकार किया जाता है। टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे शिकार बढ़ते गया तो इनकी जो सींग है ना वो छोटे होते गए। इस अध्ययन के लिए हमने 50 सालों की गैंडों की जो तस्वीरें खींची गई थी उनका विश्लेषण किया था। गैंडों की जो कलाकृतियां बनाई गई थी उनका विश्लेषण किया गया कि पहले के टाइम में काफ़ी लंबी लंबी सींग हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में इनकी जो सींगें हैं वो छोटी होते जा रही। तो ये जो स्टडी है इसको पब्लिश किया गया था लेटेस्ट एडिशन ऑफ पीपल एंड नेचर बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी। किसके द्वारा? ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा। और पीपल एंड नेचर पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। यहाँ पर रिपोजिटरी हमने देखे थे इमेजेस मेंटेन्ड बाय द नीदरलैंड बेस्ड राइनो रिसर्च सेंटर। कहाँ से? आरआरसी में हमको बहुत सारी तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों को हम तुलना करते गए कि टाइम के साथ पे किस प्रकार से इनकी सींगों की लंबाई में कमी आ रही है। तो हमने कुछ ऐसे एविडेंस प्राप्त किए हैं जिनसे लगता है कि इनकी जो हॉर्न की लेंथ है टाइम के साथ में जितनी भी स्पीसीज है सभी स्पीसीज में इसकी लेंथ में गिरावट आई है। परहैप्स रिलेटेड टू सिलेक्टिव प्रेशर ऑफ हंटिंग। हो सकता है कि हंटिंग का प्रेशर रहा हो। एंड इंडिकेटिंग ए यूटिलिटी फॉर इमेज बेस्ड अप्रोचेस इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटियल परसेप्शन ऑफ लार्ज वर्टिब्रेट एंड ट्रेड इवोल्यूशन। एक बात निकल कर सामने ये भी आई है कि इस स्टडी में ये हमें पता चला है, यदि हम रेट की बात करें, दर की बात करें, डिक्लाइनिंग की हॉर्न की लेंथ में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सुमात्रन राइनो हैं और लोवेस्ट इन द वाइट राइनो ऑफ अफ्रीका। सबसे कम किस्में हैं अफ्रीका के वाइट राइनो में और सबसे ज़्यादा किस्में हैं सुमात्रन राइनो में है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीसीज इन द वाइल्ड एंड इन कैपिटिविटी। इसके अलावा यहाँ जो हमने ऑब्जर्वेशन देखे हैं ये फॉलो करते हैं एक पैटर्न्स को जो कि अदर एनिमल्स में भी हमको दिखाई देते हैं, सच एस टस्क साइज इन द एलिफेंट। जैसे कि एलिफेंट की जो टस्क होती है, दांत होते हैं, सेम टू सेम आज हम देख रहे हैं हाथी दांत के लिए शिकार किया जाता है एलिफेंट का, तो उनके हाथी दांत जो है छोटे होते गए। इसके अलावा जो वाइल्ड शीप होती है, ठीक है, उसकी भी जो हॉर्न हुआ करती थी, भेड़ हुआ करती थी, पहले लंबी हुआ करती थी लेकिन आज के टाइम में छोटी होती जा रही। मतलब कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अदर जो जानवर हैं उनमें भी इस प्रकार की समानता हमको देखी गई है।